हेलो बच्चों, हम प्रश्नावली 3 डिस्कस कर रहे थे जिसमें प्रश्नावली 3.1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। पिछली वीडियो में मैंने आपको कुछ थ्योरी पढ़ाई और कहा था जितनी हो सके 3.2 के सवाल करें। आपने अब तक अपनी फेयर कॉपी में 3.1 के सारे सवाल भी कंप्लीट कर लिए हैं और 3.2 प्रश्नावली आप चालू कर चुके हैं, जिसका 1 सवाल 2 सवाल 3 सवाल जितने आपसे हो सकते थे आपने खुद ने किए। तो आपने फेयर कॉपी में 3.1 चालू कर लिए है और इसके जस्ट बाद 2 क्वेश्चन मैंने आपको खुद ने समझाए थे, बोर्ड एग्जाम में आए हुए, वो भी आप नोट कर चुके हैं। ठीक है, इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आप मुझे व्हाट्सएप करें, मैं आपको नोट्स भेज दूंगा प्रश्नावली 3 के यहाँ तक के क्वेश्चंस आप खुद करेंगे। तो हम प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। उससे पहले इस वीडियो में हम थोड़ा सा थ्योरी का पोर्शन और पढ़ लेते हैं। हम पढ़ रहे हैं सबसे पहला टॉपिक आज का, मैट्रिक्स की धनात्मक पूर्णांक घातों के मान। देखो बेटाओ, हमने मैट्रिक्सों का योग सीखा, हमने मैट्रिक्सों की बाकी सीखी, हमने ये सीखा किसी मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट संख्या से गुना कैसे करते हैं, हमने ये सीखा 2 मैट्रिक्सों को गुना कैसे करते हैं। अब हम सीख रहे हैं किसी मैट्रिक्स की घातों के मान कैसे निकालते हैं। 2 घात, 3 घात, 4 घात, 1 घात और 0 घात भी हम सीखेंगे। धनात्मक भी है लेकिन इसी में 0। ऋणात्मक घातें मैट्रिक्स में होती नहीं हैं, ऋणात्मक घातें नहीं होती हैं, एक इनवर्स होता है, वो प्रश्नावली 5 में हम सीखेंगे। ठीक है, तो एक बात और, मैट्रिक्सों का भाग नहीं होता। यदि कहीं ऐसा लिखा आता है इसका मतलब ये भाग है, तो भाग में घात को ऊपर ले जाओ, ये ऊपर ले जाना है ना। मैट्रिक्सों का योग होता है, बाकी होती है, गुना होता है, भाग नहीं होता। भाग में इसको कहाँ ले जाते हैं? ऊपर, और ऊपर ले जाते हैं तो इसको बोलते हैं इनवर्स। ये प्रश्नावली 5 में डिस्कस होता है इनवर्स। केवल इतना ध्यान रखें, मैट्रिक्सों का भाग होता ही नहीं है। ठीक है, तो बेटा हम मैट्रिक्सों का गुना सीख चुके, उसी पर आधारित है घातों का मान। बेटा कोई माना ए नाम की मैट्रिक्स दे रखी है जिसकी कोटि है n क्रॉस n। ठीक है, वर्ग मैट्रिक्स है ना, इसलिए मैं इसकी घातों के मान निकालना चाहता हूं। तो देखो बेटा, याद भी करेंगे हम, किसी मैट्रिक्स ए की घात 0। आपने कहा सर कोई संख्या होती और घात में 0 आता तो उत्तर 1 आता, और जो काम संख्याओं में 1 करता है वही काम मैट्रिक्स में इकाई मैट्रिक्स करती है। पिछली वीडियो में बताया था इकाई मैट्रिक्स। तो किसी भी मैट्रिक्स की घात 0 हो, उत्तर में क्या आता है? आई। हाँ, इस आई इकाई मैट्रिक्स की कोटि वही होगी, इसकी कोटि वही होगी जो कोटि किसकी है? ए की है। ठीक है, जैसे ए की कोटि है 2 क्रॉस 2, और मैं ए मैट्रिक्स की घात लगाता हूं 0, तो उत्तर में क्या आएगा? आई मतलब 1 0 0 1, 2 क्रॉस 2। ठीक, यदि कोई मैट्रिक्स है ए नाम की और उसकी घात आती है 1, तो 1 घात है तो वो मैट्रिक्स ज्यों का त्यों आ जाएगी। यदि किसी मैट्रिक्स की घात 2 आती हैं तो ध्यान रखना कहीं वर्ग मत कर देना। जैसे ए नाम की मैट्रिक्स आई 1 2 3 4 और सवाल ने हमसे कहा स्क्वायर करो, स्क्वायर, कहीं हम इसका स्क्वायर कर दें। मैट्रिक्सों में स्क्वायर का मतलब होता है ए गुना ए, मतलब इसका स्क्वायर नहीं करना, गुना करना है। ए का गुना करना है किससे? ए से। और गुना करना आप जानते हैं कैसे होता है गुना? पंक्ति का गुना स्तंभ से। ठीक है, ऐसी यदि ए की घात 3 पूछूं तो ए गुना ए, या ऐसा भी कह सकते हैं ए गुना ए स्क्वायर, या ऐसा भी कह सकते हैं ए स्क्वायर गुना ए।
ऐसे ही कितनी ही घातों के मान हम निकाल सकते हैं। मतलब एक ही लाइन में याद कर लो, एक ही लाइन में याद कर लो कि किसी भी मैट्रिक्स की घातों का मान निकालना हो, यहाँ स्क्वायर वगैरह नहीं होता, बच्चा गुना होता है, गुना। ठीक, मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, आप ध्यान रखना, यहाँ बीजगणित के कोई सूत्र लागू नहीं होते। यहाँ a प्लस बी के स्क्वायर का मतलब ये नहीं है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ a प्लस बी का स्क्वायर का मतलब है a प्लस बी गुना a प्लस बी। यहाँ a माइनस बी के होल स्क्वायर का मतलब है a माइनस बी गुना a माइनस बी। गुना होगा, बच्चा गुना, a का गुना a से, फिर a का गुना b से। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा a गुना b अलग चीज है और b गुना a अलग चीज है, ये बराबर नहीं है ना, इसलिए ये अलग अलग रिजल्ट देते हैं। ठीक है, ऐसे ही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ज़्यादातर इसी में गलती करते हैं। ये मत लिख देना कि a माइनस बी गुना a प्लस बी, ऐसा भी मत लिख देना। ठीक है, तो आप ध्यान रखें किसी मैट्रिक्स की घातों के मान कैसे निकालते हैं। अभी अभी एक स्टूडेंट कह रहा था कि सर मुझे बताएं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान ये नहीं होता, तो होता क्या है? भैया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान निकालना है तो हम तो पहले a गुना a करेंगे, a स्क्वायर निकाल लाएंगे, फिर b गुना b करेंगे, b स्क्वायर निकाल लाएंगे और a स्क्वायर में से घटा देंगे b स्क्वायर, उत्तर। एक भैया कह रहा था कि सर a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तो आता है। लाओ चेक करते हैं। सर मैट्रिक्स में स्क्वायर का मतलब गुना होता है, करवाओ गुना, करवाओ बच्चा गुना, बच्चा गुना करवाओ। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर करो a गुना a स्क्वायर, a गुना b ab, b गुना a ba और b गुना b स्क्वायर। अब देखो इसको जोड़ नहीं सकते, इसको जोड़ नहीं सकते ना मैट्रिक्सों में, क्योंकि a गुना b अलग चीज है और b गुना a अलग चीज है। ठीक है, यहाँ तक आ जाओ बच्चों, अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। परिवर्त मैट्रिक्स, परिवर्त आव्यूह मतलब ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। किसे कहते हैं परिवर्त मैट्रिक्स? किसी दी गई मैट्रिक्स की, ये कोई मैट्रिक्स है A, ये दे रखी है ना, ये दी गई मैट्रिक्स है, समझो अच्छे से, ये कोई मैट्रिक्स है दे रखी है। किसी दी गई मैट्रिक्स की पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर बदलने से, पंक्ति और स्तंभ इनको परस्पर बदल दिया जाए, पंक्ति और स्तंभ इनको परस्पर बदल दिया जाए तो जो नई मैट्रिक्स प्राप्त होती है उसे हम इस मैट्रिक्स की परिवर्त मैट्रिक्स कहेंगे। मतलब यदि ये कोई दी गई मैट्रिक्स है तो एक की परिवर्त मैट्रिक्स या परिवर्त आव्यूह को हम A डैश या AT से प्रदर्शित करते हैं। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, बोलेंगे भी ट्रांसपोज। तो बच्चों ट्रांसपोज मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ? सर यदि कोई मैट्रिक्स हमें दे दी जाए, सपोज ए नाम की मैट्रिक्स हमें दे दी, ये ABCDEF, और सवाल हमसे कह रहा है इस दी गई मैट्रिक्स का परिवर्त मैट्रिक्स निकालो, इसका ट्रांसपोज निकालो, AT निकालो। तो AT बराबर क्या है? अरे पंक्ति को बदल दो स्तंभ से और स्तंभ को बना दो पंक्ति। मतलब सिंपल सा आपको तरीका बताऊं, ट्रांसपोज जब भी करना हो ना, ट्रांसपोज पंक्तियों को स्तंभ बनाते चले जाओ। पहली पंक्ति जो दिख रही है उसको पहला स्तंभ बना दो, दूसरी पंक्ति दिख रही है उसको दूसरा स्तंभ बना दो। तो A बराबर आपको दे रखा है, तो AT बराबर क्या हो गया बताओ? ABC, पहली पंक्ति पहला स्तंभ बना दी, ये दूसरी पंक्ति ये दूसरा स्तंभ बना दी, और होती तो और बना देते। ये लो परिवर्त मैट्रिक्स, बहुत सरल है।
क्या है परिवर्त मैट्रिक्स? किसी मैट्रिक्स की पंक्तियों को स्तंभ बना दो, अपने आप क्या मिल जाएगा? परिवर्त मैट्रिक्स। ठीक है, परिवर्त मैट्रिक्स के कुछ गुणधर्म हैं जो हमें काम आते हैं सवालों में। परिवर्त मैट्रिक्स के गुणधर्म बेटा, यदि हमारे पास ए नाम की कोई मैट्रिक्स है और हम उसका ट्रांसपोज करते हैं और उसका पुनः ट्रांसपोज करते हैं, तो दिमाग लगाओ, पहले पंक्ति को बनाया स्तंभ, फिर दोबारा ट्रांसपोज, पहले पंक्ति को बनाया स्तंभ और फिर दोबारा ट्रांसपोज, तो स्तंभ को फिर पंक्ति, तो वही मूल मैट्रिक्स आ जाएगी ना। ऐसे याद कर लो। अरे टी और टी, टी और टी, ऐसा लग रहा है टी मतलब ट्रांसपोज, टी मतलब ट्रांसपोज, लेकिन देसी में बोले टी मतलब टोपी और टी मतलब टोपी, तो टोपी के ऊपर टोपी, कोई पहनेगा टोपी के ऊपर टोपी? नहीं पहने, हटा दो। प्लस और माइनस, प्लस और माइनस में, याद करें, प्लस और माइनस में ट्रांसपोज का चिन्ह अलग अलग हो जाता है। प्लस और माइनस में ट्रांसपोज का चिन्ह अलग अलग हो जाता है। प्लस और माइनस में ट्रांसपोज का चिन्ह अलग अलग हो जाता है, लेकिन गुणा में ट्रांसपोज का चिन्ह अलग अलग तो होता है, लेकिन क्रम बदल जाता है। क्रम ध्यान रखना, ट्रांसपोज का चिन्ह अलग तो होता है लेकिन क्रम बदल जाता, उल्टा हो जाता है। इसको कैसे लिखूंगा बताओ? सी, बी और ए, सी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज, जोड़ बाकी में ट्रांसपोज का चिन्ह अलग अलग हो जाता है, गुणा में भी अलग अलग होता है, लेकिन क्या बदल जाता है? क्रम बदल जाता है। ठीक है, ऐसे यदि कोई कांस्टेंट संख्या आ जाए तो ट्रांसपोज में वो कांस्टेंट संख्या बाहर निकाल ली जाती है। ट्रांसपोज में वो कांस्टेंट संख्या बाहर निकाल ली जाती है। ये चीज़ें हमें काम आएंगी, तो आप इनको समझ लें, कोई परेशानी हो तो बताएं। ठीक है, मैं नोट्स भेज दूंगा इस वीडियो के बाद। आगे यहाँ तक समझ में? आगे बढ़ते हैं बेटा, समझ में आ गया ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होती है। कुछ छोटी मोटी मैट्रिक्स और हैं, उनको और सीख लेते हैं, जिससे प्रश्नावली 3.2 पूरी कंप्लीट हो सके। ठीक है, थ्योरी का पोर्शन कंप्लीट खत्म कर देंगे आज हम इस वीडियो में। अब हम समझ रहे हैं सममित मैट्रिक्स और विषम सममित मैट्रिक्स किसे कहते हैं। सममित मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स, विषम सममित मतलब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखो बेटा, कोई भी मैट्रिक्स ए सममित मैट्रिक्स कहलाती है। थ्योरी समझे, लिखना तो ही नहीं, मैं भेज दूंगा नोट्स, समझो। कोई भी मैट्रिक्स सममित मैट्रिक्स कहलाती है यदि उसका ट्रांसपोज करने पर, यदि उसका ट्रांसपोज, जानते ना ट्रांसपोज करना, ट्रांसपोज मतलब परिवर्त, यदि उसका ट्रांसपोज करने पर पुनः वही मैट्रिक्स मिल जाए, यदि उसका ट्रांसपोज करने पर पुनः वही मैट्रिक्स मिल जाए, तो उसको हम कहते हैं सममित मैट्रिक्स। मतलब कोई भी मैट्रिक्स यदि ए मैं आपको दूं और आपसे कहूं कि सिद्ध करो ये मैट्रिक्स सममित मैट्रिक्स है, तो आपने कहा सर दो तरह के सवाल आएंगे बेटा। एक में तो वो कहेगा सिद्ध करो, मैट्रिक्स देगा, और कहेगा कि सिद्ध करो ये सममित है। तो कोई सी मैट्रिक्स सिद्ध करवा ले सममित, कोई सी कैसी भी, वो कहे आपसे सिद्ध करो ये कछु नाम की मैट्रिक्स सममित है। कैसे सिद्ध करेंगे? इस कछु नाम की मैट्रिक्स का हम क्या करेंगे? ट्रांसपोज। यदि इस कछु नाम की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर कछु आ गया, तो हम कह देंगे हाँ ये कछु नाम की मैट्रिक्स क्या है? सममित।
आगे बात समझ में? सममित का मतलब ट्रांसपोज करने पर वही चीज आ जानी चाहिए। जैसे हमसे केस सिद्ध करो a प्लस बी सममित है, तो पहले तो हम a प्लस बी तैयार करेंगे और फिर a प्लस बी को करेंगे ट्रांसपोज। यदि a प्लस बी को ट्रांसपोज करवे पे a प्लस बी आ जाएगा तो हम कह देंगे हाँ a प्लस बी क्या है? सममित। तो भैया देखो ये उदाहरण आपके सामने लिखा है मैंने, वो कह रहा है सिद्ध करो ये सममित है। हमने कहा इसका ट्रांसपोज करते हैं, करवाओ ट्रांसपोज। कैसे करते हैं ट्रांसपोज? पंक्ति को बना दो स्तंभ, पंक्ति को बना दो स्तंभ, पंक्ति को बना दो स्तंभ। मिलाओ, क्या समान आए हैं? मिलाओ। सर चूंकि यहां AT बराबर A है अतः हम कह सकते हैं ये मैट्रिक्स क्या है? सममित। तो दो तरह के सवाल आते हैं, एक तो कहता है सिद्ध करो सममित है, तो सिद्ध तो कर देंगे, AT बराबर A आती कह देंगे हम A क्या है? सममित। एक में वो कहेगा कि K का मान निकालो यदि ये सममित है, K का मान निकालो यदि ये सममित है, तो हम कहेंगे चूंकि सममित है अर्थात AT बराबर क्या है? A। AT मतलब ट्रांसपोज करो, ट्रांसपोज करो, ट्रांसपोज कर दिया बराबर A। अरे उसने खुद ने दिया है कि A एक सममित मैट्रिक्स है, सममित है तो उसका क्या किया हमने? ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज बराबर होना चाहिए उसी के A के 3 2 4 5 3 5 6। K का मान निकालना है, तुलना करने पर K बराबर क्या आ गया? 2। तो सममित मैट्रिक्स समझ गए, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज करने पर वही मिल जाए उसको हम कहते हैं सममित मैट्रिक्स। इसकी दूसरी परिभाषा भी बना सकते हैं बेटाओ। देखो ट्रांसपोज करेंगे मतलब पंक्ति स्तंभ, तो नजरों से ही पहचान लेते हैं क्या ये मैट्रिक्स सममित है? नजरों से ही पहचान लो। देखो क्या ये मैट्रिक्स सममित है? पंक्ति देखो पहली, फिर स्तंभ देखो बराबर है, दूसरी पंक्ति देखो फिर दूसरा स्तंभ देखो बराबर है, तीसरी पंक्ति देखो तीसरा स्तंभ देखो बराबर है। ये क्या है? सममित। तो दूसरी परिभाषा भी बोल सकते हैं, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें Aij बराबर Aj हो, मतलब पंक्ति और स्तंभों को आपस में बदलो, पंक्ति को स्तंभ बनाओ और स्तंभ को पंक्ति बनाओ। देखो पंक्ति है आई, स्तंभ बना दिया, और स्तंभ को क्या बना दिया? पंक्ति। बात तो वही, ट्रांसपोज बराबर आना चाहिए। अब आते हैं विषम सममित मैट्रिक्स पर। तो देखो बेटा विषम सममित मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स A विषम सममित मैट्रिक्स कहलाती है यदि उसका ट्रांसपोज करने पर वही मैट्रिक्स तो मिले लेकिन बाहर माइनस का चिन्ह आ जाए, उसको हम कहते हैं विषम सममित मैट्रिक्स। दोबारा सुनो, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज करने पर वही मैट्रिक्स तो आ जाए लेकिन माइनस का चिन्ह कॉमन आ जाए, माइनस का नहीं आए जब तो ये सममित, और माइनस और बाहर आ जाए तो विषम सममित। जैसे मैं आपसे कहूं सिद्ध करो, एक मैट्रिक्स मैंने आपको दे दी और मैंने कहा सिद्ध करो ये मैट्रिक्स विषम सममित है। आपने कहा सर इसका ट्रांसपोज करो, पहले करवाओ ट्रांसपोज, करो ट्रांसपोज 0 2 -5, करो ट्रांसपोज -2 0 3, करो ट्रांसपोज 5 -3 0। कर दिया ट्रांसपोज, ट्रांसपोज करके देखा तो 0 -2, सर माइनस कॉमन लो, मिलान नहीं हुआ ना, माइनस कॉमन लो, पूरी मैट्रिक्स में से आता है कॉमन, मैं पहले बता चुका हूं, माइनस से कॉमन ले जाओ पूरी में से। जब भी कॉमन लेते हैं ना तो पूरी में से आता है एक साथ, ऐसा नहीं अवयव में से आता है, पूरी मैट्रिक्स में से कॉमन ले लिया हमने। जैसे ही पूरी मैट्रिक्स में से कॉमन लिया हमने पाया ये तो A आ गया है, देख लो ये तो A आ गया है, मतलब हमने पाया AT बराबर -A।
ये साबित हो गया, हाँ ये विषम सममित मैट्रिक्स है। हो गया बेटा साबित। मतलब विषम सममित मैट्रिक्स में ट्रांसपोज करने के बाद वही मैट्रिक्स मिलनी तो चाहिए, लेकिन माइनस का चिन्ह भी कॉमन आना चाहिए। उसको हम कहेंगे विषम सममित मैट्रिक्स। तो विषम सममित मैट्रिक्स AT बराबर -1। ठीक है, एक निष्कर्ष आता है, पहले देख लें कहाँ से आता है। देखो, चूंकि आप देख रहे हैं ट्रांसपोज होता है ना, तो कोई अवयव यदि AIJ वाला है तो ट्रांसपोज होगा तो वो कहाँ पहुंच जाएगा, AJI पर पहुंच जाएगा ना। ट्रांसपोज का मतलब पंक्ति को स्तंभ बना दो और स्तंभ को पंक्ति बना दो। तो ये पंक्ति है I, इसको स्तंभ बना दिया, ये स्तंभ है, इसको पंक्ति बना दिया, है ना। तो ट्रांसपोज करने पर माइनस का चिन्ह तो आना चाहिए। तो दूसरी परिभाषा, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें AIJ बराबर -AJI हो उसको कहते हैं विषम सममित मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखो एक निष्कर्ष आता है बेटा, विषम सममित मैट्रिक्स में एक नया निष्कर्ष आने वाला है, ध्यान दो। मुझे ये बताओ, मुख्य विकर्ण के बारे में जानते हैं हम? मुख्य विकर्ण क्या होता है? मुख्य विकर्ण बताओ। सर, मुख्य विकर्ण उसको कहते हैं जहां पंक्ति का नंबर और स्तंभ का नंबर क्या हो, समान। मतलब AIJ वाले अवयव में I बराबर क्या हो, J। तो भैया I बराबर J हो तो ही तो उसको मुख्य विकर्ण कहते हैं, I बराबर J। तो बेटा I बराबर J यहां में लिखी हो, विषम सममित मैट्रिक्स में I बराबर J लिखना। I बराबर J लिखा विषम सममित मैट्रिक्स में, पक्षांतरण किया तो क्या आया, AII बराबर 0। AII मतलब A11, AII मतलब A22, AII मतलब A33, ये क्या होते हैं, 0। मतलब बेटाओ विषम सममित मैट्रिक्स में उसके मुख्य विकर्ण के अवयव A11, A22, A33, मुख्य विकर्ण के अवयव हमेशा क्या होते हैं, 0। ठीक है, निष्कर्ष याद हो गया। मतलब अभी हमने ये सीखा किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे करते हैं। ट्रांसपोज, पंक्ति को स्तंभ बना दो। फिर हमने ये सीखा सममित मैट्रिक्स किसे कहते हैं, AT बराबर A। विषम सममित किसे कहते हैं, AT बराबर -A। और विषम सममित मैट्रिक्स की एक खासियत होती है, उसके मुख्य विकर्ण के अवयवों के मान क्या होते हैं, 0 होते हैं। ठीक है, अब इस वीडियो को देखने के बाद आप प्रश्नावली 3.2 के जब सवाल करेंगे तो आप ये पाएंगे धुआंधार सवाल होते जा रहे हैं। लगातार आप सवाल कर सकते हैं विविध के। जो सवाल नहीं होते उन पर गोला मार दो, उनको छोड़ दो, उनको फिर मैं समझा दूंगा। ठीक है, एक निष्कर्ष आता है बेटाओ, इसको सीख लेते हैं। कोई भी वर्ग मैट्रिक्स, ये सवाल बनता है तो मैं प्रमेय लिख देता हूं। कोई भी वर्ग मैट्रिक्स हो A नाम की, कोई भी वर्ग मैट्रिक्स A सममित और विषम सममित मैट्रिक्स के योग के रूप में लिखी जा सकती है। कोई भी वर्ग मैट्रिक्स यदि A है तो उसको मैं सममित मैट्रिक्स, ये सममित है, लिखूंगा क्या है वो, ये सममित भाग है, बस इतना ध्यान रखना। इस सममित भाग को हम P से निरूपित करते हैं, P से। कोई भी वर्ग मैट्रिक्स सममित मैट्रिक्स और विषम सममित मैट्रिक्स, ये कौन है, विषम सममित मैट्रिक्स, इसको हम Q से निरूपित करते हैं। कोई भी मैट्रिक्स, कोई भी वर्ग मैट्रिक्स सममित और विषम सममित के योग के रूप में लिखी जा सकती है। सममित को मैं P कहूंगा, विषम सममित को मैं Q कहूंगा, जहां P बराबर होगा 1/2 A + AT। ये जो भाग है बेटा, ये भाग सममित है।
आप चेक कर लो, इसका ट्रांसपोज करके देखेंगे यही आएगा। और ये जो भाग है ये विषम सममित भाग है। किसी भी वर्ग मैट्रिक्स ए को सममित और विषम सममित के योग के रूप में लिखा जा सकता है। ए बराबर सममित प्लस विषम सममित होता है। कोई भी मैट्रिक्स हो हम उसको तोड़ सकते हैं सममित और प्लस विषम सममित के योग के रूप में, जहां P क्या होता है याद कर लो, P बराबर होता है 1/2 A प्लस AT और Q बराबर होता है 1/2 A माइनस AT। ये जो P है ये मैट्रिक्स A का सममित भाग है, A का सममित हिस्सा है। A कोई मैट्रिक्स है उसको मैंने तोड़ दिया, दो हिस्सों में तोड़ दिया, एक सममित हिस्सा है एक विषम सममित है। तो ये सममित भाग है और ये विषम सममित भाग है। मतलब क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन हमें एक ए नाम की मैट्रिक्स देगा इस तरह से और कहेगा इस मैट्रिक्स को सममित और विषम सममित के योग के रूप में लिखो। तो सममित भाग निकाल लाऊंगा मैं इस सूत्र से, विषम सममित लाऊंगा इस सूत्र से और दोनों को जोड़ दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में प्रश्नावली 3 की पूरी थ्योरी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। इस वीडियो को आप कंप्लीट देखने के बाद मैसेज करना, मैं आपको यहाँ तक की थ्योरी व्हाट्सएप पर भेज दूंगा। जिनके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं है वो व्हाट्सएप नंबर लिख लें और मुझे मैसेज कर दें। मैसेज जब करें अपना नाम अपने स्कूल का नाम ज़रूर बता दें और मुझे उसमें लिख के भेजें कि सर हमें प्रश्नावली 3 मैट्रिक्स की थ्योरी भेज दो। ठीक है, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दें। इस वीडियो को देखें, आपको लिखना तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ समझना है। और अब तक के नोट्स में क्या करना है, अब तक प्रश्नावली 1 के कंप्लीट क्वेश्चन आपके हो जाने चाहिए। फेयर कॉपी में प्रश्नावली 3.1 के सारे सवाल सॉल्व करो। मैंने 2 सवाल राजस्थान बोर्ड में आए हुए 1-1 नंबर के आपको समझाए थे पिछली वीडियो में, वो आपकी फेयर कॉपी में नोट होने चाहिए। अलग अलग आप पूछते हैं सर नोट्स क्या बनाएं, तो मैं आज इस वीडियो में बता रहा हूं। और 3.2 प्रश्नावली के क्वेश्चंस आप चालू कर दें, जितने हो सकते हैं, 1, 2, 3 जो आपसे हो सकते हैं। और विविध प्रश्नावली के जितने आप कर सकते हैं खुद सॉल्व करें। अगली वीडियो में हम सिर्फ क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। थ्योरेटिकल पार्ट खत्म हुआ। इस थ्योरेटिकल पार्ट की वीडियो 2 बार 3 बार जरूर देखो, याद हो जानी चाहिए थ्योरी, और अपने नोट्स से मिलान करते हुए भी आप दोबारा देख लें। पहले कंप्लीट देख लें, फिर मैं थ्योरी भेज दूंगा, फिर थ्योरी से वीडियो को दोबारा मिलान करते हुए आप जरूर वीडियो देखें। ओके बच्चों, बाय बच्चों।